नमस्कार। एजेंडा आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। इस देश में हम एक परिवर्तन का दौर देख रहे हैं। एक नई सोच, एक नई विचारधारा वाली पार्टी सत्ता पर पिछले 9 सालों से, अब तो 9.5 सालों से काबिज है। 2024 में चुनाव में जाने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान, तालियों के साथ स्वागत कीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी का। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद है। सर, पहला सवाल उस नाम से है जो हमने इस सेशन का किया है, भारतीयता की पाठ। आपकी सरकार की, आपकी सोच क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में जो आप बदलाव ला रहे हैं उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन जो बड़ी परिभाषा या सोच या विचारधारा आप शिक्षा क्षेत्र में ला रहे हैं, उसकी नींव और धारा किस तरफ जा रही है? देखिए, हम लोग अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी पूरा किए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की अंदर सभी को आह्वान किया है, 2047 तक भारत को एक विकसित देश बना के ही रहेंगे। कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। ये भारत की आवश्यकता सिर्फ नहीं है, ये दुनिया की आवश्यकता है। भारत जैसे एक संतुलित सभ्यता दुनिया की विकास की केंद्र बिंदु बने, इसीलिए हमें विकसित होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें स्वावलंबी होना पड़ेगा, तब जाके दुनिया में एक सही संतुलन रहेगा। ये भारत की सभ्यता की सीख है। इसीलिए वो सारा विषय तब संभव होगा जब सभी चीज़ों की, ये सारे रचना की केंद्र में शिक्षा है। शिक्षा सही होगा, शिक्षा की उपज सही निकलेंगे, शिक्षा की दिशा सही होगा, तो एक अपेक्षित समाज की जो कल्पना हम कर रहे हैं, एक डेवलप्ड कंट्री की हम कल्पना कर रहे हैं, उसी रास्ते में हम जा पाएंगे। उसी दिशा में आपने सही शब्द भी चुना, भारतीयता को ही बढ़ाने से। ये कोई साम्राज्यवादी स्लोगन नहीं है, ये कोई अधिकारवाद का तत्व नहीं है, ये एक समावेशी, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी G20 की मंच पे प्रधानमंत्री जी ने विश्व को इसी विषय के साथ इकट्ठा किया। हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सभ्यता की उपज है, इसी को हम बेस बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आज तक की इस एजेंडा में मैं बहुत आनंदित हूं आके, इसी शब्द के साथ भारतीयता के बारे में आपने महत्व दिया है। शिक्षा मंत्री जी, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां से मैं देख रही हूं, आप आने वाली पीढ़ी किस तरह से शिक्षा ग्रहण करके अपना करियर बनाएगी, उसको आप दिशा निर्धारित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में बहुत क्लियर नहीं है। हम लोग पढ़े 10+2+3, मुझे लगता है यहां पर ज्यादातर लोगों ने वही शिक्षा की होगी। मैंने भी वही पढ़ा। आपने भी वही पढ़ा है। अब 5+3+3+4, ये क्या है? मतलब ये कौन कौन से क्लासेस होंगे? हम तो जानते हैं कि 10th का एग्जाम दिया, फिर 12th का दिया, फिर जिस प्रोफेशन में जाना था उसका ग्रेजुएशन किया। ये जो 5+3+3+4 है, ये कौन कौन से क्लास के पैरेलल्स हैं और कहाँ तक ले जाएंगे? अंजना जी, 34 सालों के बाद भारत में एक पैराडिम शिफ्ट करने का प्रयास किया गया है। आज़ादी के उपरांत, देश की और आज़ादी की पहले थोड़ा, संविधान सभा बनी, देश की नीति कैसे होगा, देश की व्यवस्था कैसे होगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसमें उसके बारे में विचार हुआ। उसके बाद 2020 से 34 साल पहले एक नीति थी शिक्षा के बारे में। 34 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाए, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरजीह पे एक बहुत बड़ा विमर्श के उपरांत सारे अनुभव को समाहित करते हुए एक मसौदा, एक दार्शनिक मसौदा प्रस्तुत किया गया। एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट में उसको मानता हूँ तैयार किया गया है। उसमें कई आयाम है, कई रंग है, उसकी कई रूप है, कई उपलब्धि उसमें से हासिल होगा, ऐसे प्रतिबद्धता है। लेकिन आपने स्पेसिफिक एक विषय में पूछा कि ये जो 5+3+3+4 ये रचना क्या है, उसमें पुराने व्यवस्था से एक पैराडिम शिफ्ट है। इसीलिए पहले हमारी क्लास 1 से पढ़ाई शुरू होती थी, 1 to 12,
ये 12 साल की व्यवस्था थी। इसको अभी ये 5334 में 15 साल तक किया गया है। विश्व में एक कॉन्सेंसस है, सारे एक्सपर्ट्स उस विषय को स्वीकृति देते हैं। एक बच्चा की, एक बालक या बालिका की मानसिक विकास 85% हो जाती है जब उसको 3 से 8 साल के अंदर वो गुजरता है। इसीलिए भारत में शिक्षा को, नई चीजों को व्यवस्थित तरीके से सीखने की प्रक्रिया को एज 3 से शुरू किया गया। इसीलिए बाल बाटिका 1, 2, 3 यानी 3, 4, 5, 6, 7 यानी 8 पहुंचते पहुंचते उसको क्लास 1 और 2 कंप्लीट करेगा। ये पहला 5 में क्लास 2 खत्म। इसको कहा गया प्रिपरेटरी, ठीक है। इसको कहा गया फाउंडेशनल। फिर 3, 4, 5 ये कोहट हुआ, फिर 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12। इसी में इसीलिए हुआ 5 यानी क्लास 2 तक, फिर क्लास 5 तक 3, फिर क्लास 8 तक 3, फिर 9, 10, 11, 12 जिसमें 2 बोर्ड परीक्षा होगा। एग्जाम कब कब होगा? 2 एग्जाम होगा। इसी रचना को 15 साल की पढ़ाई को, और पढ़ाई का प्रारंभ किताबों से नहीं होगी, खिलौना से होगी, कहानी से होगी, मैजिक से होगी, गीत से होगी, डांस से होगी। बच्चों को एक्टिविटी जो आज हम प्ले स्कूल दिखते हैं उसको एक फॉर्मल रूप देना। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन में एनसीए बनी, उनकी कैरिकुलम और लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आ गया है। इसको नाम दिया गया है जादुई पिटारा। बच्चों को जादू के प्रति आकर्षण है, नई चीजों को सीखने के लिए आकर्षण है। इसलिए पढ़ाई का इंट्रोडक्शन, गणित और भाषा का इंट्रोडक्शन, संख्या और भाषा का इंट्रोडक्शन खेल खेल में शुरू होगी। अगर हम 8 साल तक उस पर ध्यान देते हैं तब उसकी क्रिटिकल अप्रोच उस बच्चे में डेवलप होगी। रोट लर्निंग से लेके वो क्रिटिकल थिंकिंग की ओर जाएगा। ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। देश भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। सीबीएसई ने अपने स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय और कई राज्यों ने उसको अडॉप्ट करने की काम शुरू कर दिया है। इसकी लाभ आने वाले 3, 4, 5 साल के अंदर दिखने को मिलेगा। ये आरोप लगता है, आपने जैसे जादुई पिटारा शब्द बोला, कि आप जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है उसका हिंदीआइजेशन कर रहे हैं। आप हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, जो आपकी पार्टी की मूल विचारधारा है, उसको आप शिक्षा व्यवस्था में उसका समावेश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए अंजना जी, ये आप जज हो, मैं क्या करूं? मैं आपकी जजमेंट में गुनहगार बन जाता हूं। ऐसा नहीं है अंजना जी। मेरे मातृभाषा उड़ीसा है। मैं पिछले 40 साल से मेरे विचार परिवार में एक सामान्य कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कोई किसी के बहकावे में यहाँ नहीं आया हूँ, इस विचार के साथ नहीं जुड़ा हूँ। मेरे प्रतिबद्धता, मेरे स्पष्टता में समझ के यहाँ आया हूँ। मेरे विचारधारा, मेरे राजनीतिक व्यवस्था कभी कोई हिंदी राष्ट्रवाद को लाता नहीं है। लाता तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ नहीं आता। ये बात मैं बहुत नम्रता के साथ, स्पष्टता के साथ कहता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उस विषय को बड़े स्पष्ट किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भारत की सभी भाषा, सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषा, ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज। आज तो हम काशी तमिल संगमम करके दुनिया की सबसे पुरानी भाषा को उतना ही महत्व देते हैं जितना हिंदी को देते हैं। आज ओहमिया भाषा, पंजाबी भाषा, मराठी लैंग्वेज, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, उड़िया, मराठी, ये सभी भाषा को इक्वल इंपॉर्टेंस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जितना हिंदी को है या अन्य भारतीय भाषाओं को है। 22 शेड्यूल लैंग्वेज में आज सारे रचना की जाती है। हमने जादुई पिटारा को बहुत सोच समझ के कहा है। हमें कोई नामों में आप विषय नहीं है, विषय है तत्वों में। कहानी तो सभी भाषा में होगा। अभी तो हमने भारत की आदिवासी भाषाओं में भी प्राइमर बना रहे हैं। इंटरलिंकिंग लैंग्वेज की संबंध क्या है उसके बारे में शिक्षकों को और बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना रहे हैं। भाषा पिछले 70-75 सालों में एक राजनीतिक
पॉइंट स्कोर करने की बिंदु बनी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भाषा यूनिफायर है, संयोजक है, जोड़ने वाली तत्व है। यह हमारी सभ्यता की प्रमाण आधारित तथ्य है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी को ही रीइंफोर्स किया है। यही है भारतीयता। एक आरोप जो आप पर लगता है, क्योंकि जब भी बदलाव होता है तो उसका विरोध भी होता है, उसकी निंदा भी होती है, बहुत लोग उसकी सराहना भी करते हैं। जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है तब से भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार का सारा फोकस हो गया है कि भारत शब्द का इस्तेमाल हो। इंडिया वर्सेस भारत एक डिबेट देश में छिड़ गया है। बीच में ऐसी खबरें भी आई कि क्या इस तरह का बदलाव किताबों में भी हो सकता है। ये इंडिया वर्सेस भारत वाले डिबेट में बतौर शिक्षा मंत्री आप कहां खड़े हैं? देखिए, मैं इस पूरा वितर्क को एक हमारी भारत की सभी भाषाओं में उसकी शब्दावली अलग अलग होगा, लेकिन मेरे उड़िया भाषा में भी वही है और शायद संस्कृत में भी वही है। कूप मंडुक, कुएं की मेंढक। कुएं की मेंढक को अपने ही कुएं की जो परिसीमा है उसी को ध्यान में आता है। देखो, भारत और इंडिया की कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है। भारत आदि अनादि काल की शब्द है, भारत की परिचय है। हजारों साल पहले इस भूखंड को आप किसी भी ग्रंथ में जाओ, जो वर्णन किया गया, इसके नाम क्या कहा गया है? इसकी नाम भारत ही कहा गया है। चलो अंग्रेज आए, वो अपना सुविधा में इसकी नाम इंडिया कहे, और हमारी संविधान सभा उसको वितर्क विमर्श करते हुए कहा इंडिया दैट इज भारत। भारत को ही इंडिया कहा गया है। और आज हम 75 साल आजादी के बाद जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये 1835 में मैकोले कोई भारत की या इंडिया की बहुत बड़ा लोक कल्याण के लिए उन्होंने एक पद्धति बनाई थी क्या? ये तो मिनट्स में है, इतिहास की वो हिस्सा हो चुका है। भारत को लंबे समय तक गुलामी में रखने के लिए, अर्थनैतिक रूप में शोषण करने के लिए जो मसौदा मैकोले ने बनाया था, उसी की उपज है ये डिबेट भारत और इंडिया की। मैं नहीं मानता हूं ये कोई डिबेट है। हमें कोई परहेज नहीं है इंडिया कहने में। हमें कोई परहेज नहीं होनी चाहिए किसी को भारत क्यों कहा। और कुछ लोग अगर इसको एक सीमित दृष्टि से दिखना चाहते हैं, राजनीतिक चश्मे से दिखना चाहते हैं, वो कुपमंडुक है। मैं उनको क्षमा करता हूं, उनको मैं इस वितर्क में नहीं जाना चाहता हूं। ये सभ्यता को ही अपमानित करने की बात होगा अगर हम इस डिबेट को बढ़ावा देंगे। आज हम गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए, आत्म स्वाभिमान के साथ चलनी चाहिए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए। डीकोलोनाइज आज एक एजेंडा बन चुकी है इस सभ्यता की, देश की। इसलिए मैं इस विवाद को बेबुनियाद मानता हूं।